अवधारणा है। अभी तक पश्चिम ने जो हमको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया वो एक आयामी अवधारणा है, उसमें केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट लिया है, पैसे का एस्पेक्ट लिया है, धन का एस्पेक्ट लिया है, वस्तुओं का एस्पेक्ट लिया है, पर जीवन को सुखी बनाना है, आनंदमय बनाना है तो केवल पैसे से नहीं बनता। तो ये जिस मंगल के कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं वो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। और जब मैं बहुआयामी बोलता हूं तो उसमें तीन बातें शामिल हैं। पहली बात, मैंने कल पश्चिम की विश्व दृष्टि की चर्चा की थी और कहा था पश्चिम की विश्व दृष्टि फ्रेगमेंटेड है, मैकेनिस्टिक है। इस मंगल की अवधारणा जिस विश्व दृष्टि पर टिकी हुई है उस विश्व दृष्टि को हम इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू कहेंगे। ये समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि के आधार पर है। हमारे मनीषियों ने हमेशा से क्या कहा है, इस चराचर जगत में एक ही चेतन तत्व व्याप्त है और इसलिए कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और साधारण लोगों ने को समझाने के लिए उसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कह दिया, सिया राम मैं सब जग जानी। इस संपूर्ण संसार में कौन एक ही तत्व है, सिया राम है। और हनुमान जी तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में विश्वास करते थे, वो तो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। तो इस सिया राम मैं सब जग जानी का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लंका विजय के बाद में, कल तो अपन हार गए पर उस समय विजय की कहानी बता रहा हूं मैं। तो प्रसन्न होकर के मां सीता ने मोतियों की माला दे दी, हम सब जानते हैं वो सब किस्सा। हनुमान जी ने वो एक्सपेरिमेंट किया, इस मोतियों में सिया राम है कि नहीं है। अब जो समझदार नहीं थे वो हंसे हनुमान जी की अकल पर, ये क्या हो गया तुमको, मोतियों को फोड़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा सिया राम। हम कहा सिया राम कोई सब जगह मिलता है क्या, तेरे में सिया राम है क्या। हनुमान जी ने दिखा सिया राम। मैसेज क्या है, मैसेज यह है कि हमारे चिंतन में हमने क्या माना, इस चराचर जगत में जड़ चेतन में एक ही तत्व व्याप्त है। और इसलिए हमारे लोगों ने कहा गंगा माता, हमारे लोगों ने कहा तुलसी माता, हमारे लोगों ने कहा पेड़ देवता, हमारे लोगों ने कहा पहाड़ देवता, हमारे लोगों ने कहा सांप देवता। अब लोगों ने हमको क्या कहना शुरू कर दिया, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने और तथाकथित अपने को विज्ञानवादी लोगों ने, ये जो हिंदुत्व वाले लोग हैं ये बेवकूफ लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, जंगली लोग हैं, प्रिमिटिव है, दकियानूसी है, इनको ये ख्याल ही नहीं है पहाड़ भी कोई देवता हो सकता है, पेड़ भी कोई देवता हो सकता है, ऐसा कहना शुरू किया उन्होंने। पर हमारे मनीषी तो मनीषी थे, वो तो तत्ववेत्ता थे। धीरे धीरे विज्ञान को अकल आने लगी और हमने क्या देखा, सर जगदीश चंद्र बसु ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या सिद्ध किया, पेड़ पौधों में भी वैसी ही संवेदना होती है जैसे मनुष्य में संवेदना होती है। जैसे हम रोते और हंसते हैं, जैसे हम प्रसन्न और नाराज होते हैं, जैसे कोई हमको मारने के लिए आया उस समय पर हम जैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे रिएक्ट करते हैं। ये सर जगदीश चंद्र बसु ने जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया तो दुनिया में तहलका मच गया। तो भारतीय मनीषियों ने जो कहा था सर्वम खल्विदम ब्रह्म, 50% विज्ञान ने मान लिया पर 50% ही माना था विज्ञान ने। विज्ञान को आगे अकल आई, हमारी अकल तो वहां की वहीं थी पर अकल किसको आई, विज्ञान को आई। और अब जो लेटेस्ट विज्ञान की खोज फिजिक्स के क्षेत्र में हुई है, हम सब लोग जानते हैं क्वांटम थियरी क्या है। उन्होंने किसी भी पदार्थ के एटम को तोड़ा, एटम को तोड़ने के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे अनेक तरह के पार्टिकल्स उनको मिले, एक पार्टिकल साइंस ही बन गया। और जब उसको तोड़ा और उसके भीतर माइक्रोस्कोप से झांक कर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना रह गया साइंटिस्ट का। उन्होंने देखा ये तो पूरा ब्रह्मांड है, हर एक एटम के भीतर पूरा ब्रह्मांड है। तब उनको भारतीय मनीषियों का वो किस्सा याद आ गया
यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। और फिर जब उस संसार को उन्होंने देखा और उसको स्टडी करने का प्रयत्न किया तो ध्यान में क्या आया, जैसे ही माइक्रोस्कोप से एटम के भीतर के पार्टिकल्स को देखने का प्रयत्न कोई साइंटिस्ट करता है तो वो अपना व्यवहार बदल लेते हैं, दे चेंज देयर बिहेवियर। अब ये किस्सा समझ में नहीं आया साइंस वालों को। जैसे मान लीजिए आप स्नान घर में स्नान कर रहे हो और स्नान घर में एक दरवाजा हो और दरवाजे में एक छिद्र हो। अब स्नान घर में आप स्नान करने चले गए। अब स्नान घर में तो आदमी स्नान कैसे करता है सब जानते ही। तो कोई बाहर से छेद में आपको देख ले और आपको पता लग जाए कोई आपको देख रहा है तो तुरंत आप अपना स्नान घर में जो कपड़े पड़े उतार दिए थे, आप अपना कपड़ा पहनना शुरू कर देते ना। somebody is observing me, you change your behavior। तो जैसे मनुष्य किसी के देखने पर अपना व्यवहार बदलता है, साइंटिस्ट ने क्या देखा, इन पार्टिकल्स को जब बाहर से ऑब्जर्व किया जाता है तो अपना व्यवहार बदल लेता है। तो व्यवहार कौन बदलता है भाई, जड़ बदलता है कि चेतन बदलता है? तो चेतन बदलेगा ना। तो एक ही तत्व सब जगह पर व्याप्त है, ये आकर के आज विज्ञान कह रहा है। और जब उस तमाम चीजों को देखा, उनके बिहेवियर पैटर्न को, तो अब विज्ञान के लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक विज्ञान एक बात में बड़ा अहंकार करता था, बड़ी अकड़ थी। विज्ञान किसको कहते हैं? तो विज्ञान वाले ऐसा कहते हैं, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा नहीं, पर विज्ञान वाले ऐसा कहते हैं, विज्ञान वो होता है जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, यानी डिटरमिनिस्टिक होता है। आपको टेम्परेचर है, थर्मामीटर लगाएंगे कहेंगे 102 है, ये विज्ञान है। आपको ब्लड प्रेशर है, मशीन से मेजर करेंगे बता देंगे इतना ब्लड प्रेशर आपका घट गया और बढ़ गया है। तो समूचे विज्ञान के क्षेत्र में यह माना जाता है। पहली बार अब विज्ञान ने यात्रा करते करते ये माना, तमाम चीजों को डिटरमिन नहीं किया जा सकता, मेजरिंग रोड से नहीं मापा जा सकता। और इसलिए एक नया सिद्धांती बन गया है, थियरी ऑफ इनडिटर्मिनेशन, अनिश्चितता का सिद्धांत। और उसमें से विज्ञान अब इस नतीजे पर पहुंच गया है, इस ब्रह्मांड के खेल को, इस अणु के भीतर क्या चल रहा है, इसको समझना मुश्किल है। इसलिए विज्ञान ने वही कहा, नेति नेति, नहीं समझा जा सकता। तो एक ही चेतन तत्व तमाम चीजों में व्याप्त है, इस पर विज्ञान पहुंच गया है। हमारे मनीषियों ने कहा कि इस सृष्टि की ओर देखने का दृष्टिकोण दोबारा ये होलिस्टिक होना चाहिए, ये इंटीग्रल होना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तब इस सृष्टि के खेल को समझ सकेंगे। तो इस मंगल विकास की अवधारणा में हम सृष्टि को पार्ट्स में नहीं मानते, टुकड़ों में नहीं मान करके चलते। मुझको पूछ सकते हैं आप, साहब आप ये बात क्यों बता रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कैसा फर्क पड़ता है? जब आप ये मानेंगे कि सृष्टि के तमाम चीजों के भीतर आपका एक लिविंग रिलेशनशिप है, एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, एक इंटीग्रल रिलेशनशिप है, तो फिर कहीं जंगल में कहीं पेड़ कट रहा होगा तो आपके मन में उसके पेड़ कटने से संवेदना निर्माण होगी और फिर आप एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न महसूस करेंगे। अभी के वर्तमान अप्रोच में क्या है कि कहीं पेड़ कट रहा है, मेरे सर पर तो कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे संवेदना ही नहीं हो गई। तो जिस संवेदना शून्यता की बात मैंने कही थी, इस होलिस्टिक अप्रोच से वो दूर होगी और उसमें से एक नए तरह का अप्रोच आएगा। ये पहली बात है जब मैं ये कहता हूं कि ये बहुआयामी अवधारणा है। दूसरी बात मनुष्य के बारे में मैंने कही थी, यहां पर हम मनुष्य को इस मंगल की अवधारणा में मान करके चलेंगे तो उसको एक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप में एकात्म मानव की कल्पना मान करके चलेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल मैन इन द फॉर्म ऑफ ऑल परवेडिंग ब्रह्म, ये बड़े महत्व की चीज है। हमने मनुष्य को कैसा देखा, भारत के जीवन मूल्य ने और भारत के मनुष्यों ने मनुष्य को क्या देखा, तो कहा हमने अहम ब्रह्मोस्मि। अब ये ऐसे ही नहीं कह दिया अहम ब्रह्मोस्मि, मैं साक्षात परमात्मा का स्वरूप हूं, ये ऐसे ही नहीं कह दिया।
मनुष्य के भीतर हमने देवत्व देखा, और मनुष्य के भीतर जब देवत्व देखेंगे तो संसार में समस्याएं कौन खड़ी करता है? समस्याएं तो आप और हम खड़ी करते हैं ना। कब खड़ी करते हैं? जब मनुष्य के भीतर का पशुत्व आगे आ जाता है। समस्याओं का समाधान कब हो सकता है? समस्याओं का समाधान जब हो सकता है जब मनुष्य के भीतर छिपे हुए इस देवत्व का हम एड्रेस करेंगे। इसी को तो शिक्षा कहते हैं, इसी को तो संस्कार कहते हैं, इसी को तो व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं। व्यक्ति तो वही है, उसके भीतर के देवत्व को जब आप एड्रेस करेंगे तो समाज के लिए काम करने की प्रवृत्ति और समाज के लिए काम करने की भावना उसमें से जगेगी, उसमें से समस्याओं का समाधान होगा। तो मनुष्य को हमने केवल अर्थ का दास नहीं माना है, केवल मानव नहीं माना है, केवल पैसे के हिसाब से चलने वाला और डिसीजन करने वाला नहीं माना है। हमने उसको शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका समुच्चय माना है। और इसलिए ऐसे मनुष्य के आधार पर हम आगे चल करके इस मंगल विकास की कल्पना करना चाहते हैं। ये दूसरी बात मैं उसमें से कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, जब मैं ये कहता हूँ कि बहुआयामी अवधारणा है, तो हमारी अप्रोच कुल मिलाकर के एक संतुलित अप्रोच है, एक समन्वित अप्रोच है। कल मैंने जिक्र किया था माइक्रो मैक्रो के बारे में, व्यष्टि और समष्टि के बारे में। पश्चिम के लोगों को न विचारों को माइक्रो समझ में आया, न मैक्रो समझ में आया, और दोनों के बीच में संबंध कैसे बनाया ये तो उनके ध्यान में नहीं आया। वो तो मैथमेटिक्स वाले आदमी है ना, 2 और 2 4 ही जोड़ते हैं। वो इस कला में पारंगति नहीं है, कभी कभी 2 और 2 5 हो जाते हैं, ये उनको पता ही नहीं है, पर ये होता है। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स का मामला है, इट इज नॉट सिंपल मैथमेटिक्स। तो हमारे यहाँ पर इस मंगल विकास की अवधारणा में व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, ये जो 4 तत्व है, 4 एलिमेंट्स है, इनके बीच में हमने संतुलन बिठाने का प्रयत्न किया है। इनके भीतर में हमने और एक इंटर रिलेशनशिप माना है, परस्पर निर्भर है ये सारे के सारे। ऐसा एक दृष्टिकोण इस मंगल विकास में होगा। दूसरी बात, इस मंगल विकास में जो दूसरा एलिमेंट आता है, जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा। तो कल मैंने बताया था, पश्चिम के लोगों ने जीवन का उद्देश्य बताया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। उसमें से क्या निकला? केवल अर्थ और काम निकला। हम जो मंगल विकास की नई अवधारणा लेंगे और उसके आधार पर समाज की रचना करेंगे तो जीवन का उद्देश्य क्या जाएगा? अपना पुरातन है, कोई नई बात में कुछ भी नहीं कह रहा। इतनी सटीक बातें और इतनी पूर्ण बातें अपने मनीषियों ने कहा है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या रहना चाहिए? तो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही अपने यहाँ पर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों बातों के संबंध में विचार करके जो जिंदगी में और दुनिया के किसी भी देश में रचना बनेगी, वही मनुष्य को सुखी बनाने वाली रचना हो सकती है, नहीं तो एकाकी रचना होगी। और इसलिए अर्थ और काम को हमने नकारा नहीं है। कई बार हमारे बारे में लोगों को गलतफहमी है कि साहब भारत के लोग, भारत के विचार में और हिंदू विचार में तो अर्थ और काम को नकार दिया गया। ऐसा कतई नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कैसे बनता? ऐसा नकारा नहीं हमने, पर हमने कहा अर्थ और काम को बेलगाम नहीं छोड़ना, अर्थ और काम को मर्यादा में बांधना। धन कमाइए, पर धन कैसे कमाना ये लगाम चाहिए, ये नियंत्रण चाहिए, इस पर कोई मॉरल अथॉरिटी चाहिए। उसी को हम लोगों ने धर्म कहा। तो धर्म के द्वारा धन कमाना, धर्म को आधार बना करके कामोपभोग करना, उपभोग करना, तब तो आप मर्यादित रहेंगे और तमाम चीजों को जोड़ते चले जाएंगे। इसके संबंध में महाभारत का शांति पर्व का प्रसंग पढ़ने लायक, पढ़िए। शांति पर्व में किस्सा आता है, युद्ध से पहले 5 भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा क्या करूंगा लड़ करके? तुम पैसे के लिए लड़ाना चाहते हो मुझको, राज्य पाठ के लिए लड़ाना बेकार है, फिजूल है, यूजलेस है फॉर मेरे लिए, मैं इसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं। तो महाभारतकार ने बहुत अच्छा प्रसंग उस समय पर खड़ा किया है। अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि प्रतीक है, समझने लायक चीजें हैं। अर्जुन का एक नाम धनंजय है और युधिष्ठिर का भी एक नाम धर्मराज है।
तो एक तरह से धनंजय धर्मराज को समझा रहा है, एक तरह से धन धर्म को समझा रहा है। हे धर्म, लड़ो, धन प्राप्त करना है, धन कमाना है। तो प्रसंग, आर्ग्यूमेंट भी ब्यूटीफुल है। अगर आप देखेंगे वो प्रसंग पढ़ेंगे तो धनंजय जो आर्ग्यूमेंट देता है वही आर्ग्यूमेंट है जो आज हम पैसा कमाने के लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, वैसे ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वहां पर। तो दे रहा है, दोनों के बीच में बड़ा संवाद चलता है। आखिरकार महाभारतकार ने सिंथेसिस कहां करवाया, ब्यूटीफुल है। दुनिया में ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच कहीं नहीं मिलेगी। तो सिंथेसिस करवाते हैं नकुल और सहदेव, और नकुल और सहदेव कहते हैं हमको धनयुक्त धर्म चाहिए और धर्मयुक्त धन चाहिए। अकेले धन से भी काम नहीं चल सकता और अकेले धर्म से भी काम नहीं चल सकता। धनयुक्त धर्म और धर्मयुक्त धन चाहिए, यह है हमारा सिंथेसिस। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो लोग कई बार मुझ पर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं कि सब आप ये बात कह करके, धर्म की बात करके कम्युनल हो रहे हैं। तो मुझे उस समय पर सहारा गांधी जी का आता है, तो गांधी जी का सहारा लिए मैं गांधी जी का एक कोट देना चाहता हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग, गांधी जी स्पीकिंग। देखिए, धर्म का अर्थ क्या है हमारे यहां पर? धर्म का अर्थ है मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिकता और धर्म, ये सिनोनिमस है, ये इंटरचेंजेबल है, पर्यायवाची है। तो गांधी जी कहते हैं, आई कोट, I must confess that I do not draw a sharp or any distinction between economics and ethics। और जिस इकोनॉमिक्स को मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी कुछ मेरे मित्र इकोनॉमिक्स के लोग बैठे हुए होंगे। पहला हम क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये पढ़ाते हैं हम। आजकल का अर्थशास्त्र जो पढ़ाता है वो ये पढ़ाता है नीति से कोई लेना देना नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव बने रहना है, इसलिए वैल्यू जजमेंट नहीं देना। गांधी जी क्या बोलते हैं? आई मस्ट कन्फेस that I do not draw a sharp or any distinction between economics and ethics. Economics that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral and therefore sinful। ये गांधी जी का कोट है। आप कह सकते हैं गांधी जी तो कहीं न कहीं आपके साथ में आ गए थे, एक शिविर में आ गए थे ना गांधी जी, तो कब कुछ न कुछ वो भाषा बोल ली होगी। तो मैं दूसरा कोट देना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मृत्यु से 2 दिन पूर्व देहरादून के सर्किट हाउस में प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक श्रीमन नारायण की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लिए श्रीमन जी ने इनसे प्रीफेस लिखने के लिए कहा था। वो प्रीफेस लिखा है और पुस्तक का नाम है सोशलिज्म इन इंडिया। श्रीमन जी की पुस्तक है, दैट इज अवेलेबल। और मृत्यु से 2 दिन पूर्व नेहरू जी ने उसके लिए प्रीफेस में क्या लिख करके भेजा? वो कहते हैं, इन इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रॉफिट बाय मॉडर्न टेक्निकल प्रोसेसेस एंड इंक्रीज आवर प्रोडक्शन बोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बट इन डूइंग सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव टू बी एम्ड एट is the quality of the individual and the concept of dharma underlying it, unquote। ये नेहरू जी का कोट है। तो कुल मिलाकर के जिसने भी ईमानदारी से और प्रामाणिकता से विचार किया होगा उसको इस बात पर आना पड़ेगा कि वस्तुतः ऐसा कोई भी अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र, विकास का कोई भी तंत्र जिसमें मॉरल प्रिंसिपल्स को स्वीकार न किया जाए वो चल नहीं सकता और समाज का भला नहीं कर सकता। ये 2 आधुनिक लोगों के कोट देने के बाद में अब मैं कोट दे रहा हूं कि हजारों साल पहले हमारे मनीषी इसी बात को कैसा कह गए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मशहूर है और नारद की नारद स्मृति भी मशहूर है और याज्ञवल्क्य की स्मृति भी मशहूर। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, तीनों में एक ही कोट मुझे समान मिल गया और उसमें कहा उन्होंने, अर्थशास्त्रास्तु बलवत धर्मशास्त्रम इति स्थिति। अगर आपको कभी क्लैश हो जाए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी, इफ देयर इज ए क्लैश, इफ देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए, व्हाट मस्ट बी प्रिफर्ड, किसको चुनना चाहिए? तो कौटिल्य कहते हैं, नारद कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं,
अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना में, यानी केवल पैसा कमाने के सिद्धांतों की तुलना में हमको धर्मशास्त्र के प्रिंसिपल्स को, यानी मॉरलिटी को, यानी जिसमें संयम आता हो, जिसमें से समाज का भला होता हो, उसका चुनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर इस मंगल विकास में हम कोई तो भी रचना बनाते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि कुल मिलाकर अर्थतंत्र धर्म के आधार पर चलना चाहिए, इसलिए धर्मा बेस्ड होगा। मैंने अब ये भारत के लोगों का आपको कोट दिया। आपको लग सकता है कि केवल ये भारत में ऐसे कोट देने वाले, ऐसी विचार करने वाले लोग मिलते हैं, पर दुनिया में भी कोई मिलते हैं क्या? तो मिलते हैं। आपने एक प्रसिद्ध नाम सुना होगा गुनार मिर्डल का, जिनको नोबेल प्राइज मिला। एशियन ड्रामा करके उनकी किताब मशहूर हुई, काफ़ी मोटी किताब है, और साउथ एशिया के कंट्रीज पर ही उन्होंने उसको स्टडी किया था। उन्होंने एक और छोटी किताब लिखी है, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ने चाहिए जिसको भी पढ़ने का शौक है। बहुत छोटी किताब है, किताब का नाम है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी जो स्ट्रीम चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, उसके विरुद्ध बातें कही है उन्होंने। ये अर्थ है ना, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट कह रहा हूं, तो उन्होंने अपनी किताब का ही नाम लिखा अगेंस्ट द स्ट्रीम, और उसमें पूछा गया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर गुनार मिडल सेज इकोनॉमिक्स इज ए मॉरल साइंस, ये गुनार मिडल इज सेइंग लाइक दैट। तो कुल मिलाकर के ये बात ध्यान में आएगी, इस मंगल विकास में हमको जो नई रचना बनानी पड़ेगी, उस नई रचना में और हमको इस धर्म को, मॉरल प्रिंसिपल्स को बड़ा महत्व देना पड़ेगा। और अब तो देना शुरू भी कर दिया है। कुछ समय पहले आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, एक स्टडी वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट की है। जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने स्वीकार किया उसका नाम है स्पिरिचुअल कॉशेंट इन डेवलपमेंट, अर्थात विकास में इस आध्यात्मिक कौशल का क्या उपयोग हो सकता है, इस पर एक स्टडी उन्होंने की। और साल भर पहले दुनिया भर के धार्मिक लीडर्स को बुलाया कि धार्मिक लीडर्स का और धर्म का रोल दुनिया में से दरिद्रता मिटाने के लिए क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के दुनिया में भी ये कॉन्शियस जग रहा है। तो इस मंगल विकास में जिस दूसरी बात पर जोर दिया जाएगा, धर्मा बेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये दूसरी बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पश्चिम के अर्थचिंतन ने ये कहा कि अगर आपको विकास तेजी से करना है, ग्रोथ रेट बढ़ाना, तो दी ओनली एंड ओनली फैक्टर इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये बताया उन्होंने, आप बढ़ना चाहते हैं आगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। अब हमारी जेब में तो कैपिटल है नहीं, इसका अर्थ क्या हो गया, हम तो अविकसित ही रहेंगे उनके हिसाब से। और विकास करना है तो हमारी मजबूरी है, हमको दुनिया के देशों से उधार लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट। ऐसा उन्होंने पढ़ा दिया, ऐसा उन्होंने समझा दिया और हमने मान लिया। मेरा यह कहना है कि क्या इस विकास के, मंगल विकास के कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? तो उसको मैंने सोशियो कल्चरल ह्यूमन फैक्टर्स कहा है। वर्तमान का ग्रोथ मॉडल, पश्चिम का विकास दर्शन उनको सेटरस पेरेबस मानता है, उनको गिवन मानता है, उनको कांस्टेंट मानता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय कारक तो वही बने रहेंगे और केवल मात्र कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके आप देश के विकास कर सकते हैं। मेरा दूसरा कहना है, उतना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय कारकों को मोबिलाइज करके क्या देश में ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं? मेरा कहना है बढ़ा सकते हैं। ईमानदारी का इनपुट डालिए, उतने ही साधनों से ज्यादा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उतने ही साधनों से ज्यादा काम हो जाएगा। परिश्रम बढ़ा दीजिए, मन में देशभक्ति की प्रेरणा ले आइए। देशभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित लोग कम साधनों से ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, ये दुनिया का अनुभव है। तो जिसको सोशियो कल्चरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं, उसको मोबिलाइज करना और उसको ग्रोथ मॉडल में स्थान देना, ऐसा अगर हम करेंगे तो उसके कारण से भी ये विकास का रथ आगे बढ़ सकता है। कम साधनों से ज्यादा उत्पादन कर लेना, ये कला है, और ये कला इसके आधार पर की जा सकती है। अभी तक क्यों नहीं माना गया? आप मुझको सवाल पूछेंगे, क्या ये समझदारी लोगों में नहीं थी? क्या थी? सोशियो कल्चरल ह्यूमन फैक्टर्स रोल अदा करते हैं